स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बारे में। इंडिया के द्वारा कनाडा को कहा गया है कि उनके द्वारा किसी भी तरीके के जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है, जो डिप्लोमेटिक रेगुलेशंस है, उसका वायलेशन नहीं किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के बारे में, तो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर वो सर्व करते हैं। इनके द्वारा जो अपने कंट्री का जो इंटरेस्ट है, अपने कंट्री के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसके सर्वाइवल के अंदर में इंपॉर्टेंट रोल है वो इनके द्वारा प्ले किया जाता है। स्टूडेंट्स सी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के रिगार्डिंग में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फ्रेम किया गया 1961 के समय एक कन्वेंशन है जो एग्जिस्टेंस के अंदर आया, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वियना कन्वेंशन के नाम से। और स्टूडेंट्स उसी वियना कन्वेंशन के थ्रू जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की गई है कि किसी भी डिप्लोमेट को किसी दूसरे कंट्री के अंदर में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है, उनके अगेंस्ट में जो क्राइम के जो केसेज हैं वो नहीं चलाई जा सकते हैं किसी भी डिप्लोमेट के अगेंस्ट में। तो ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को एक इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की गई है जब आप लक्ष्मीकांत के अंदर में, जो ये बेसिकली काफ़ी पॉपुलर किताब है हमारे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट जब आप पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से हमारा जो आर्टिकल 14 को जब आप रीड करते हो, आर्टिकल 14 क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बेसिकली यहाँ पे जो सिटीजन्स है उनको प्रोवाइड किया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका जो एक्सेप्शन है कि कहाँ कहाँ पे जो इक्वलिटी है वो नहीं प्रोवाइड की गई, उसके अंदर आपको ये जो वियना कन्वेंशन है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है कि इसका एक्सेप्शन है कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के किसी पर्सन के द्वारा कोई क्राइम है वो यहाँ पे कमिट किया गया तो उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होने की वजह से उनको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है उस कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि आर्टिकल 14 के और भी काफ़ी सारे यहाँ पे एक्सेप्शन है। आपको यहाँ पे आर्टिकल 105, 194 के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारे लेजिस्लेचर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स को जो उनके हाउस के अंदर में इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की गई है, उनके द्वारा कोई भी स्पीच दिया जाता है उसके अगेंस्ट में जो केसेस है वो नहीं चलाई जा सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के बारे में है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया इंडिया और कनाडा के रिलेशंस की। अगर हम बात करें तो लास्ट 1 मंथ से काफ़ी ज़्यादा जो डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस है, काफ़ी ज़्यादा जो बैड फेज है उसके अंदर चले गए हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशंस। स्टूडेंट G20 की मीटिंग के समय ही इंडिया के द्वारा एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स से रिलेटेड जो पर्सन्स है, जो ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के अंदर बैन किए गए हैं, उन पर्सन्स को कनाडा के अंदर शरण देने के रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा कुछ जो ऑब्जेक्शन है वो किया गया था। आप देखिए कि उसके बाद में कनाडा के द्वारा इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं, हमारे यहाँ पे जो पर्सन्स हैं उनके किलिंग के अंदर इंडिया का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद से कंटिन्यूस इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस के अंदर हैं। उससे पहले भी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स का विजिट है वो काफ़ी कम हुआ था। लास्ट अगर हम बात करें कि 30-40 ईयर्स में काफ़ी कम है। इवन जब हमारे जो नरेंद्र मोदी पावर के अंदर में आते हैं तो 2015 के समय वो ही वहाँ पे विजिट के लिए गए थे, कनाडा का विजिट के लिए वो वहाँ पे गए थे। स्टूडेंट्स आप देखिए उसके बाद में कनाडा के जो पीएम है वो भी इंडिया की विजिट के लिए आए, बट G20 मीटिंग के समय एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स के और भी काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर जो कनाडा का जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए मिला है। तो जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस के अंदर हैं। इसके अंदर आपको कनाडा से रिलेटेड जो प्लेस न्यूज़ के अंदर था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने जब डिस्कस किया था तो वैनकूवर नाम का जो प्लेस है, जो ब्रिटिश कोलंबिया नाम की जगह है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेट कनाडा के अंदर सिचुएटेड है वैनकूवर, जो कि आपको हमारा जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम रीड करते हैं ना, तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसके अंदर वैनकूवर का जो आपको इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। हमारे काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके द्वारा वहाँ पे जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस है, अपने जो उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और ये देखिए कि वैनकूवर का जो लोकेशन है, सपोज कीजिए कनाडा है, यहाँ पे वैनकूवर है, और स्टूडेंट्स वैनकूवर का जो एरिया है वो यहाँ पे यूएस का जो सीटल नाम की जो सिटी है उसके काफ़ी पास में है। ये ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया है, ब्रिटिश कोलंबिया बेसिकली स्टेट है वहाँ पे, और यहाँ पे सीटल है जो यूएस का सिटी है। इन दोनों सिटीज़ के अंदर में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके काफ़ी सारे आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि हमारा जो गदर है, गदर जो पार्टी हुआ करती थी,
सोवन सिंह भाकना है, करतार सिंह सराबा है, इसके अंदर लाला हरदयाल है, ऐसे काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो एसोसिएटेड थे। तो उनका सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुआ करता था, वो भी यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही है। इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया हाउस है, ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। इसी वैंकूवर के अंदर एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोगों का डेथ होता है, वो शिप के थ्रू वहाँ पे गए थे। उस इंसिडेंट का क्या नाम है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, जिसके अंदर काफ़ी सारे जो इंडियंस है वो शिप के थ्रू वहाँ पे विजिट करते हैं, शिप के थ्रू वहाँ पे विजिट करते हैं स्टूडेंट्स। और शिप के थ्रू विजिट करने के बाद में वहाँ के कनेडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उनको एंट्री नहीं दी जाती है, और एंट्री ना देने के बाद में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा उनको वहाँ पे वापस लाया जाता है। बजबज नाम की जो जगह है कलकत्ता के पास में, वहाँ से उनको कुछ पुलिस एट्रोसिटीज़ में कुछ लोगों की डेथ होती है। उसके अगेंस्ट में ही जो गदर पार्टी है उनके द्वारा एक दिन है वो डिसाइड किया जाता है कि इंडिया के अंदर हम अटैक करेंगे, आर्म्ड जो रिवॉल्यूशन है उसको कैरी आउट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया कनेडा रिलेशन, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल के बारे में, इजराइल कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। इजराइल से रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, इजराइल के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, जब वॉर का सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म होगा, जब वॉर का सिचुएशन ख़त्म होगा, हमास को जब यहाँ पे कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, तो उसके बाद में हमारी कोई इच्छा नहीं है कि जो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है उसको हम टेक ओवर करें। ये जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उन्हीं को ये जो टेक ओवर है वो दे दिया जाएगा गाजा स्ट्रिप का। अगर हम गाजा स्ट्रिप के बारे में बात करें, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर गाजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है। अभी देखिए कि वहाँ पे इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, सदर्न पार्ट के अंदर भी अटैक किया गया है, कि जो हमास के द्वारा ह्यूमंस को बेसिकली एक शिल्ड के रूप में यूज़ किया गया है। इसी की वजह से जो इजराइल के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे अटैक किए गए हैं सिविलियन एरियाज़ के अंदर में। आप देखें कि स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली कल का ही एक डेवलपमेंट है कि जिसके अंदर इजराइल के द्वारा अपना जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो सिटीज़ हैं, जो लेबनान के साथ इनका एरिया शेयर करती हैं, उनको यहाँ पे कम्प्लीटली इवैक्यूएट कर लिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पे एक नया फ्रंट के अंदर जो वॉर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो, क्योंकि लेबनान के अंदर कौन सा इंसर्जेंट ग्रुप है जो ऑपरेट करता है? हजीबुल्ला को किसके द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है? ईरान के द्वारा। यहाँ पे कौन सा कंट्री सिचुएटेड है? सीरिया है। इधर आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा? जॉर्डन है। ये बेसिकली वेस्ट बैंक का पार्ट है। यहाँ पे बेसिकली देखिए गल्फ ऑफ अकाबा है जो रेड सी से कनेक्ट करता है। ये सनाई पेनिनसुला है, और ये सनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है? इजिप्ट का, और ये एशिया के अंडर में आता है। इजिप्ट वैसे किस में सिचुएटेड है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर इजिप्ट सिचुएटेड है। इजिप्ट का कैपिटल का नाम आपको पता होना चाहिए, कायरो उसका कैपिटल का नाम है। अभी हमारे जो पीएम सर हैं वो भी विजिट के लिए गए थे इजिप्ट के लिए, और हमारे जो रिलेशन है वो रिवाइवल की बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रिगार्डिंग में एक नया जो ट्रांजिट सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया है। RRTS नाम का एक सिस्टम है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसको लॉन्च किया गया। दिल्ली के आसपास के जो एरियाज़ हैं उसके अंदर में बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है उसको काफ़ी इजीली वे में यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। आप देखिए कि जब भी ट्रांसपोर्ट को अगर काफ़ी कंफर्टेबल अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा स्टेट के द्वारा, तो लोग अपना जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको कम से कम कैरी करेंगे। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर तो अगर आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिल्ली से सदर्न पार्ट के लिए विजिट करना है तो मेट्रो से बेस्ट कोई भी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक के अंदर आपको जो काफ़ी सारा जो टाइम है वो लगता है। तो इसी वजह से आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट को काफ़ी सारा इजी है कंफर्टेबल बनाने के रिगार्डिंग में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। दिल्ली के आसपास के जो नियर बाई एरियाज़ हैं जिसके अंदर मेरठ है, गाजियाबाद है, वहाँ पे इस सिस्टम को लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें RRTS के बारे में, तो RRTS का जो इनिशियल समय में है जब इसको प्रपोज किया गया था, तो सबसे पहले 2005 में इसको प्लानिंग कमीशन जब हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन को बाद में क्या कन्वर्ट कर दिया गया स्टूडेंट्स? नीति आयोग के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को किसके द्वारा हेड किया जाता है? ये आपका होमवर्क है कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को किसके द्वारा हेड किया जाता है। क्या वो पीएम सर के द्वारा हेड किया जाता है, या आप देखिए कि क्या यहाँ पे कोई CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा जिसके द्वारा प्लानिंग कमीशन को या नीति आयोग को हेड किया जाता है? तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। 2005 में जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था तो उसके द्वारा स्टूडेंट्स सबसे पहले RRTS को यहाँ पे बेसिकली RRTS का ही जो मॉडल है उसको प्रपोज किया गया था।
उसके बाद में ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया। 2019 में इसका जो वर्क है वो स्टार्ट हुआ है। पीएम सर के द्वारा कल इसको इनोग्रेट किया गया है। दिल्ली के आसपास जो मेरठ एंड गाजियाबाद का रीजन है वहाँ पे कंफर्टेबल जो कम्यूटेशन है, कंफर्टेबल जो ट्रांसपोर्ट है उसको ये प्रमोट करेगा। जो हमारा व्हीकल्स के थ्रू जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने में भी ये हेल्प करेगा और इसके थोड़ा लोगों को यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल होगा। अगर हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये इसको पीएम गति शक्ति का पार्ट रखा गया है। पीएम गति शक्ति क्या है? पीएम गति शक्ति बेसिकली यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के रिगार्डिंग में लॉन्च किया गया था। पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट है, नेशनल मास्टर प्लान का ये पार्ट है जिसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। इसके अंदर अगर हम बात करें सेमी हाई स्पीड का जो रेल है वो यहाँ पे ट्रेवल करेगा। सेमी हाई स्पीड उसका स्पीड रहेगा, हाई फ्रिक्वेंसी रहेगा, कम्यूटेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है। ट्रांजिट सिस्टम है, 180 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में है। आपको ये एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए। आप अपने आंसर के अंदर भी इसको कोट कर सकते हो जब भी आप मेंस का पेपर लिखो। उसके अंदर में हमारे अर्बनाइजेशन एंड इट्स रेमेडीज़ का कुछ, अर्बनाइजेशन की क्या क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या क्या रेमेडीज है, ये आपको GS1 का पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जुडिशियल यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में है। आप देखिए कि पिछले कुछ दिन पहले भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंसर्न्स रेज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंसर्न्स रेज किए गए थे कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका नेम रिकमेंड करके कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा किसको सेंड किया गया, गवर्नमेंट को सेंड किया गया। बट अपॉइंटमेंट किसके हाथ में है? अपॉइंटमेंट हाथ में है प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करते हैं? हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या हम बात करें कि जो पीएम के द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड की जाती है उन्हीं की एड एंड एडवाइस के ऊपर ये काम करते हैं। तो उनके द्वारा अपॉइंटमेंट ना करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए थे। कुछ दिन पहले यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो जुडिशियल पर्सन्स है उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको अलाउ किया गया, ट्रांसफर को अलाउ किया गया। स्टूडेंट्स अब दोबारा से कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ जो जजेस की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा थी। अभी तक उनका जो अपॉइंटमेंट अगर नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे जो जुडिशियल सीनियरिटी का जो प्रोसेस है उसको ये डिले करता है, उसको ये डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट को यहाँ पे टाइमली वे में अपॉइंट ना किया जाए। तो उस वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करता है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली इसको डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस है उसके ऊपर वर्क करेंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। काफ़ी कॉमन ये बातें हैं यू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ पे 3 जजेस की केस है। 1982 के समय SP गुप्ता केस आता है। SP गुप्ता केस जिसके अंदर कहा गया है कि CGI के द्वारा कंसल्ट किया जाएगा। उसके बाद में आप देखें कि 1993 के अंदर जो सेकंड जज केस है कि CGI प्लस में CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किसको अपॉइंट करना है। और 1998 के समय में ये एक और केस आता है जिसको हम थर्ड जज केस के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स इसके अंदर कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जो जज है उनके द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि किसका नाम रिकमेंड करना है। और ये जो नेम जो सेंड किया जाएगा 4:1 के थ्रू होना चाहिए। ओनली 1 पर्सन है जो उसके अगेंस्ट में हो। अगर मोर देन 1 पर्सन, अगर यहाँ पे रेशियो ऐसे है 3:3 है, किसी भी जज है, सपोज कीजिए एक्स, मिस्टर एक्स नाम से कोई जज है, उसके अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग में कॉलेजियम में है 3:2 है, तो उसका नाम है वो नहीं सेंड किया जाएगा यहाँ पे कॉलेजियम के द्वारा। आप देखें कि इसी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा 2014 के समय में NGSC जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके अंदर आप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर अगर यहाँ पे जो गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरफेरेंस इंक्रीज होगा तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि हमारे द्वारा जो MOP जो प्रोसेस है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जिससे कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आपको देखने के लिए मिले। दिस इज ऑल अबाउट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखें कि कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट में समय समय पे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा भी और काफ़ी सारे आपको जो न्यूज़पेपर्स के अंदर एडिटोरियल्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप कॉलेजियम सिस्टम को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए स्टूडेंट। उसके पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं,
उसकी नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इस तरीके से पावर दे देना जिसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लोगों को अपॉइंट किया जाए, क्योंकि तो ये क्या यहाँ पे कंप्लीटली हार्म करता है हमारे जुडिशियल प्रोसेस को। जो नया जो टैलेंट है उसको यहाँ पे रिक्रूट करने में ये हार्म करता है। तो उन सब प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको तो बेसिकली पॉइंट्स के ऊपर आंसर देना है। 3-4 पॉइंट आपको उसके पॉजिटिव के अंदर, 3-4 पॉइंट आपको उसके नेगेटिव के अंदर, कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो केरल के अंदर एक गारमेंट फर्म है जिसके द्वारा इजराइल की जो पुलिस यूनिफॉर्म्स हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं 2016 से। स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, बट आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि वहाँ का इस जो फर्म के द्वारा, जिनके द्वारा यहाँ पे जो गारमेंट्स हैं, जो इनका पुलिस का यूनिफॉर्म्स है जो तैयार की जाती हैं इस गारमेंट फर्म के द्वारा, जिनके द्वारा अपना जो ऑर्डर है उसको हॉल्ट कर दिया गया है कि हमारे द्वारा जो यूनिफॉर्म है वो प्रिपेयर नहीं की जाएंगी जब तक कि वहाँ पे जो पीस का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट ना हो, वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में है। मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो एक्ट है इसको क्या कहा गया है कि डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है। कंप्लीटली आप देखिए कि ह्यूमन के द्वारा किसी दूसरे ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है, जो सेप्टिक टैंक्स है, इनको यहाँ पे जो साफ करने का रिगार्डिंग का जो वर्क है उसको कंप्लीटली आप डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस के अंदर ही काउंट करोगे। तो ये मैनुअल स्क्वेंजिंग है जिसको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2013 के अंदर एक कानून आया था। 2013 का ये कानून आपको पता होना चाहिए। मैनुअल स्क्वेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट है, जिसके अंदर मैनुअल स्क्वेंजिंग से जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनका यहाँ पे रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। तो ये 2013 का हमारा कानून है, एक्ट है, जिसके थ्रू मैनुअल स्क्वेंजिंग को यहाँ पे बैन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समय समय पे इसको बैन किया गया है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग को यहाँ पे रोकने की जरूरत है, मैनुअल स्क्वेंजिंग को यहाँ पे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कंप्लीटली डीह्यूमनाइजिंग एक प्रैक्टिस है। आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ है, बट आपको राइट टू लाइफ कैसे है? डिग्निटी के साथ में डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। और इस तरीके से किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा कैसे यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक्स है, कैसे यहाँ पे आप देखिए किसी का जो एक्सक्रीटा है, जो ड्राई लेटरिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स है जिनके अंदर देखने के लिए मिलता था 90s के एरा में, 2000 के एराज के अंदर में, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल प्रैक्टिस का आप पार्ट इसको मान सकते हो, जो कि आपको हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी आपने रीड की होंगे स्टूडेंट्स, कितनी ड्यूटी है हमारे यहाँ पे, जिनको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर एक ड्यूटी है स्टूडेंट्स की कोई भी ऐसी एविल प्रैक्टिस है, कोई भी हमारी सोसाइटी के अंदर एविल प्रैक्टिस है, उसको हमको यहाँ पे रोकना है। जो एक पर्सन को डीह्यूमनाइजिंग का जो प्रैक्टिस है वो किया जाता हो, उसको हमने रोकना है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है स्टूडेंट्स। उसी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आपको एक ड्यूटी और देखने के लिए मिलती है कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिस है जो डेरोगेटरी है वुमेन के रिगार्डिंग में, उस प्रैक्टिस को भी आपको वहाँ पे रोकना है। आप देखिए कि सती प्रथा हुआ करती थी, ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं, तो उनको यहाँ पे जो एविल प्रैक्टिस है अगेंस्ट अ वुमेन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में, तो 2013 का कानून है जिसके अंदर मैनुअल स्क्वेंजर्स को यहाँ पे रिहेबिलिटेशन, उनको किस तरीके से दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट करें, 10 लाख उनको जो पैसा है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है कि दूसरा वो एम्प्लॉयमेंट करें, क्योंकि इस अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो इंगेज हैं। आप देखिए कि इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपको जो इंगेजमेंट है वो ट्राइबल सेक्शन से रिलेटेड, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो पर्सन है उन्हीं का जो इंगेजमेंट है आपको देखने के लिए मिलेगा मैनुअल स्क्वेंजिंग के अंदर में। और ह्यूमन के द्वारा इस तरीके का जो प्रैक्टिस किया जाता है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस के रूप से देखा गया। आपको यहाँ पे बेसिकली एक पर्सन का नाम पता होना चाहिए, बेंजवाड़ा विल्सन नाम एक पर्सन है। बेंजवाड़ा विल्सन जो बेसिकली एक एक्टिविस्ट हैं जिनके द्वारा स्टूडेंट्स इस मैनुअल स्क्वेंजिंग के अगेंस्ट में जो सफाई कर्मचारी हैं उनके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो किए गए हैं। ये नाम आपको पता होना चाहिए। आप जीएस पेपर 4 के अंदर में, आप अपना यूपीएससी के पेपर के अंदर कहीं ना कहीं इनको यूज कर सकते हो। नाम है बेंजवाड़ा विल्सन। रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है फिलीपाइंस के थ्रू जो दिया जाता है वो भी इनको दिया गया है बेंजवाड़ा विल्सन को, जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है सफाई कर्मचारी के लिए काफ़ी सारे वर्क हैं वो करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि रेडिकेट करना है इस मैनुअल स्क्वेंजिंग को। आप देखिए कि 2017-18 के समय काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए गए थे। एक इनिशिएटिव का नाम है आपको पता होना चाहिए
बंदीकूट नाम का एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू जो रोबोट है उसका यूज किया जाएगा किसके अंदर में, हमारे जो सेप्टिक टैंक्स हैं उसकी सफाई के अंदर में, जो हमारे सीवरेज जो पाइपलाइंस हैं उनकी सफाई के लिए अंदर में जो बंदीकूट नाम का जो रोबोट है उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा, जो कि डेवलप किया गया था हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आपको ये बंदीकूट नाम का जो जो यहाँ पे रोबोट है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट के बारे में, बेंजवाड़ा विल्सन डिह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस। अब आपको यूपीएससी के क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2016 राष्ट्रीय गरिमा अभियान। राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वैसे राष्ट्रीय गरिमा अभियान उस समय टॉपिक न्यूज़ के अंदर तो नहीं था, बट आप देखें कि ये रिलेटेड था मैनुअल स्क्वेंजिंग। उस समय काफ़ी ज़्यादा टॉपिक न्यूज़ के अंदर था। मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोका गया था कि कैसे वहाँ पे मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकना है। स्वच्छ भारत अभियान न्यूज़ के अंदर में था। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया टॉयलेट्स के यूज़ करने के परस्पेक्टिव में। और ओपन जो ड्राई लेटरिंग्स का जो कॉन्सेप्ट कंट्री के अंदर हुआ करता था उनको रोकने की रिगार्डिंग में भी स्वच्छ भारत अभियान ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और स्टूडेंट्स वो जो ड्राई लेटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी के अंदर आपको ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो प्रैक्टिस है वो देखी जाती है। तो स्टूडेंट्स उस समय ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर नहीं था, बट इनडायरेक्टली न्यूज़ के अंदर होने की वजह से 2001 के समय गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी ये स्कीम राष्ट्रीय गरिमा अभियान। तो ये इनडायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया था राष्ट्रीय गरिमा अभियान कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने के रिगार्डिंग में राष्ट्रीय गरिमा अभियान है। सभी को यहाँ पे गरिमा होनी चाहिए। गरिमा मीन्स द डिग्निटी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनुअल स्क्वेंजिंग। रिहेबिलिटेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है जैसे कि 10 लाख का प्रोविजन है और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में, कोलेटरल फ्री लोन है, उनके बच्चों को यहाँ पे फ्री में एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप मैनुअल स्क्वेंजिंग से अगर आप रिलेटेड पर्सन हो ना, कोई भी आप पर्सन से रिलेटेड अगर आप मैनुअल स्क्वेंजिंग से रिलेटेड है, उनकी स्किन का डिजीज, आई का डिजीज काफ़ी सारा देखने के लिए मिलता है। इवन इंडिया के अंदर हर एक साल आज भी स्टूडेंट्स, आज भी इवन आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्ट है वहाँ पे उसका जो बैन किया गया है। बट यहाँ पे जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके द्वारा ह्यूमंस को उतारा जाता है इन सेप्टिंग टैंक्स की सफाई के अंदर में, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का डेथ होता है। क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा गैस का रिलीज होगा जिसकी वजह से उनका यहाँ पे जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर उनको जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है, ये सब नहीं प्रोवाइड किए जाते कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। उनको भी अपना लाइवलीहुड का सर्वाइवल के लिए, लाइवलीहुड का जो सर्वाइवल है उसके लिए इस तरीके के जो काम है वो करने होते हैं। क्योंकि स्किल ना होने की वजह से, कोई भी स्किल ना होने की वजह से, प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से, ऐसा आपको देखिए कि ऐसा जो सेक्शंस है उनसे बिलोंग करने की वजह से जहाँ पे प्रॉपर उन्होंने कोई स्किल को गेन नहीं किया बचपन से ही, और पुअर्टी लेवल एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से ये मैनुअल स्क्वेंजिंग के वर्क है उसके अंदर वो इंगेज होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एक 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 जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, जब वो एनडीटीवी के अंदर हुआ करते थे, अभी तो उन्होंने एनडीटीवी को क्विट किया है। तो जब एनडीटीवी के अंदर हुआ करते थे तो उनके द्वारा एक शो किया गया था 2015 या 16 के समय में। उनके अंदर, उनके शो के अंदर में उन्होंने मैनुअल स्क्वेंजर्स को बुलाया था, जो इस सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनको बुलाया था, और उनके रिगार्डिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने सुना था। तो अगर आपको यूट्यूब पे वो मिले तो आप देख लेना उसको। उसमें उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बताई हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है स्किन का डिजीज, कैसे उनके द्वारा यहाँ पे जो प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल ना सप्लाई करते हुए या प्रॉपर कोई इंडिकेटर ना सप्लाई करते हुए उनके द्वारा कैसे यहाँ से जो मैच स्टिक है, जो माचिस जो होता है ना, माचिस को यूज किया जाता है एक डिटेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है फायर को यहाँ पे जलाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरी है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है तो उसमें मैच स्टिक को उनके द्वारा यूज किया जाता है सेप्टिक टैंक्स के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनुअल स्क्वेंजिंग, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, निषाद नाम का एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा रिजर्वेशन की डिमांड है। आप देखिए कि निषाद एक भगवान हुआ करते थे माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। जो भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम है, जो लॉर्ड श्री राम है, वो जब वनवास के लिए जा रहे थे तो उनको जो गंगा है वो पार करवाई गई थी निषाद राज के द्वारा। निषाद राज के रिगार्डिंग में इनका एक जो मोन्यूमेंट है या जो प्लेस है, श्रृंगवेरपुर नाम की एक जगह है प्रयागराज में, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इसको हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। जो श्रृंगवेरपुर की जो नाम की जो जगह है जहाँ पे निषाद भगवान का जो बेसिकली वो
जो उनका प्लेस है वो सिचुएटेड है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग में एक निषाद पार्टी है, उसका डिमांड है कि उनको जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। कुछ दिन पहले हमने मराठा रिजर्वेशन के बारे में भी रीड किया था। मराठा रिजर्वेशन की रिगार्डिंग में आज एक टॉपिक न्यूज़ के अंदर था, उसके जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा जो मूवमेंट है वो किया जाएगा जल्दी आने वाले समय में, अगर हमको रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। तो मराठाज के बारे में आप देखिए कि हमने 2-3 टॉपिक्स हमने रीड किए। सपोज कीजिए महाराष्ट्र है, सपोज करना, वैसे तो आपको एग्जैक्ट मैप पता होना चाहिए, रफ मैप है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो हैदराबाद के आसपास का जो निज़ाम का जो एरा है उससे जो कनेक्टेड जो मराठवाड़ा के जो बेसिकली यहाँ पे मराठाज हैं उनको कुनबीज का स्टेटस हुआ करता था। उसी की कुनबीज के बेसिस पे जो मराठवाड़ा के रीजन है जो इसको जिसमें पानी का जो रेनफॉल है जो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलता है इंटीरियर पार्ट के अंदर होने की वजह से, इस टॉपिक को हमने कल भी डिस्कस किया था कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट को ज़्यादा रेन मिलती है। यहाँ पे इंटीरियर के अंदर जो एरियाज हैं जैसे बुंदेलखंड का एरिया हुआ, यहाँ पे मराठवाड़ा का एरिया हुआ, जिसको काफ़ी जो कम पानी है वो रिसीव होता है। तो स्टूडेंट मराठवाड़ा के जो यहाँ पे मराठाज हुआ करते थे उनको कुनबीज का स्टेटस हुआ करता था। उन्हीं के बेसिस पे मराठवाड़ा के यहाँ पे मराठाज को जो मराठा रिजर्वेशन है वो देने की बात की गई है। 2018 के समय भी दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, बट काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया गया। जो 50% का कैपिंग है जो किसके अंदर बात की गई थी, इंदिरा साहनी केस के अंदर 1992 जब ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया, तो 1992 के समय कौन सा केस आया था, इंदिरा साहनी। ये काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, इस वजह से मैं काफ़ी जल्दी इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स उसको यहाँ पे 50% का जो कैपिंग है उसको यहाँ पे ओवरराइड करने की वजह से, उसको क्रॉस करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस मराठा रिजर्वेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब दोबारा देने की यहाँ पे बात की गई है। मराठा का जो एरिया है जो कुनबी स्टेटस उनको हुआ करता था हैदराबाद निज़ाम के एरा के समय में। और 17 सितंबर को हमने डिस्कस किया है जो हैदराबाद लिबरेशन डे है या हैदराबाद इंटीग्रेशन डे है, उसके रूप में भी उसको सेलिब्रेट किया गया। ऑपरेशन पोलो है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर निज़ाम का जो एरिया है उसको टेक ओवर किया गया बाय द पुलिस एक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द निज़ाम के बारे में, पुलिस एक्शन के बारे में डिस्कस किया। एक पुलिस से रिगार्डिंग में है, एक इम्पोर्टेंट डे है आज 21 अक्टूबर का जो दिन है उसको पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स 1959 के समय जब इंडियन एक पुलिस पार्टी है उसके ऊपर चाइनीज़ के द्वारा जो यहाँ पे अटैक किया गया था, जिसमें काफ़ी सारे जो पुलिस पर्सन्स हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ था, उसी की मेमोरी के रूप में 21 अक्टूबर को जो बेसिकली पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि ऐसे पुलिस पर्सन्स जिन्होंने ऑन ड्यूटी के ऊपर होते हुए अपना जो लाइफ है उसको लेट डाउन किया है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए, हमारे जो पर्सन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए, तो अपनी जो लाइफ है जिनके द्वारा सेक्रीफाइस की गई है ऑन द ड्यूटी के ऊपर होते हुए 21 अक्टूबर का जो दिन है उन्हीं की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल पुलिस मेमोरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप दिल्ली के अंदर हो तो आप ज़रूर से विजिट कीजिए, चाणक्यपुरी के अंदर वो सिचुएटेड है। बट आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देते हैं, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। मंडे के दिन मत जाना आप वहाँ पे, मंडे के दिन जो मेमोरियल्स हैं वो क्लोज होते हैं मैक्सिमम जगह। आप इसको एक बार ज़रूर से देख लेना, मंडे के दिन वो क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पुलिस कॉमेमोरेशन डे के बारे में है, नेशनल पुलिस मेमोरियल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो यहाँ पे चाइनीज़ के द्वारा अटैक किया गया था उसी की याद में मनाया जाता है कि ऑन ड्यूटी होते हुए जिन पर्सन्स के द्वारा अपनी लाइफ लेट डाउन की जाती है कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए या पर्सन्स को प्रोटेक्ट करते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 25 के परस्पेक्टिव में है, आप देखिए कि यहाँ पे केरल का जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया है कि चिल्ड्रंस को फोर्सफुली यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि कौन सी प्रेयर उनको रिसाइट करनी है, कौन सा प्रेयर उनको बोलना है। ये कम्प्लीटली अगेंस्ट द फ्री थॉट, जो कम्प्लीटली जो फ्री थॉट का जो विचार है उसके अगेंस्ट में है ये। अब देखिए कि हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इंडिया इज लैंड ऑफ द रिलीजियस प्लूरलिज्म का पार्ट है। यहाँ पे टू मच डाइवर्सिटी है, टू मच रिलीजन्स है। हर एक रिलीजन के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम ज्यूइश के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो वर्ल्ड वॉर के समय जब ज्यूइश को प्रेसिक्यूट किया गया था तो हमारे महाराष्ट्र का जो एरिया है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे ज्यूइश देखने के लिए मिलते हैं। कुछ तो काफ़ी सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ भी हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड जो एक्ट्रेस भी हैं जो जूइस हैं, जो रिलेटेड हैं, हमारे यहाँ पे आए थे माइग्रेशन के समय और यहाँ इंडिया के अंदर ही सेटल हो गए हैं। पारसी इंडिया के अंदर मिलते हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का तो जो ओरिजिन है वो भी आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। हिंदुइज्म अगर हम बात करें, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, इसके अलावा सिख हैं,
अगर हम बात करें कि जो क्रिश्चियंस हैं, हर एक रिलीजन से रिलेटेड जो पर्सन्स है वो इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, या आप इस तरीके के जो कोटेशंस हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कौन कौन से रिलीजन्स है, उनका ओरिजिन इंडिया के अंदर है, किसका कितना परसेंटेज है, ये आप एज ए डाटा के रूप में अपना जो आंसर्स है उसके अंदर कोट कर सकते हो। ऐसे जो सोसाइटी के जो पार्ट हैं, या आप देखिए कि सोशियोलॉजी से अगर आप रिलेटेड हो तो आपको ये पता होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्री थॉट के अगेंस्ट में बात की गई है कि फ्री थॉट का वायलेशन है अगर उनके द्वारा फोर्सफुली कोई भी प्रेयर है उसको यहाँ पे रिसाइट किया जाता है। आर्टिकल 25 के बारे में आपको पता होना चाहिए। 25 क्या है स्टूडेंट्स, कि रिलीजन से आपको प्रोफेस प्रोपोगेट, इनका बेसिकली यहाँ पे जो पावर जो राइट्स है वो दिए गए हैं, बट वहाँ पे जो फोर्सफुली किसी भी वर्क को करने से मना किया गया है, फोर्सफुली आप उसको नहीं करवा सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव में, ये इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के रिगार्डिंग भी एक एडिटोरियल है जिसके अंदर इंडिया कनाडा रिलेशंस की बात की गई कि जो हरदीप सिंह निज्जर हैं और उनके बाद में किस तरीके से यहाँ पे जो रिलेशंस है वो डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस के अंदर गए हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे का पहले जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ करते थे, बट इस तरीके का जो इंसिडेंट होने की वजह से जो यहाँ पे ट्रेड का जो बेसिकली यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, इसके साथ आप देखिए कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे कनाडा के लिए सेटल होते हैं। इवन कनाडा के अंदर भी अगर हम बात करें कि जो थर्ड इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, जो वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टीज है, उसको भी यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड, या आप देखिए सिखिज्म से रिलेटेड जो पर्सन्स है उन्हीं के द्वारा उसको हेड किया जाता है वहाँ पे, जो कि वहाँ के जो पीएम है उनका जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिख कम्युनिटी के बारे में ही, आप देखिए कि वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री भी हेड की जाती थी एक पर्सन के द्वारा, वो सिख कम्युनिटी से ही बिलोंग किया करते थे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, बट इंडिया के द्वारा जो कंसर्न्स रेज किए गए कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया के अंदर बैन किया गया, वो ऑर्गेनाइजेशंस के जो पर्सन्स हैं वहाँ से ऑपरेट करते हैं, ये इंडिया के कुछ कंसर्न्स थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया व कनाडा रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अभी हमने कुछ दिन पहले निठारी का जो इंसिडेंट था उसके बारे में डिस्कस किया, और भी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में आर के विज सर के द्वारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आर के विज सर बेसिकली इंडियन पुलिस सर्विस का ही पार्ट हुआ करते थे, अब अभी जो रिटायर्ड हैं प्रेजेंट समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन के बारे में, आप देखिए कि यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले और डिस्कस किया था कि वीएस मालीमत कमेटी है, वीएस मालीमत कमेटी, उसकी रिकमेंडेशंस के बारे में, कैसे यहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे पुलिस के द्वारा अच्छे से जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं की जाती है, और उसी इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसका जो सेपरेट जो कोड है वो लाने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में एक सेपरेट मैनुअल होना चाहिए जिसको हर एक स्टेट के अंदर फॉलो किया जाए। अगर यहाँ पे पुअर वे में इन्वेस्टिगेशन है उसको अगर कैरी किया जाएगा, पुअर वे में इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जाएगा, तो आपको जो कन्विक्शन जो रेट है वो काफ़ी पुअर देखने के लिए मिलेगा। कन्विक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा पुअर होगा। जो क्राइम सीन है, क्राइम सीन के अंदर जो इनिशियल समय में जो भी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे विजिट करते हैं, चाहे वो लोकल पुलिस स्टेशंस के हों, उनको यहाँ पे बेसिकली क्राइम सीन के बारे में पता होना चाहिए कि क्राइम सीन कितना एक इम्पोर्टेंट होता है। उसके अंदर कोई काफ़ी ना काफ़ी आपको एविडेंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। और स्टूडेंट्स वहाँ पे क्राइम सीन का इस तरीके से डिस्टर्बेंस होना इनिशियल फेज के अंदर में, उस समय में जो फोरेंसिक की जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन की जो टीम्स हैं, उनके द्वारा जो एविडेंस है वो वहाँ पे नहीं मिलते हैं। और एविडेंस अगर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं किए जाएंगे ना, एविडेंस अगर कोर्ट के अंदर नहीं प्रेजेंट किए जाएंगे तो कोर्ट के द्वारा उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। आप देखिए कि हमने काफ़ी सारे केस देखे हैं प्रेजेंट समय में, चाहे वो आरूसी इंसिडेंट हो, आरूसी इंसिडेंट का तो आज तक नहीं समझ में आया कि किसके द्वारा उसका मर्डर किया गया है, निठारी का इंसिडेंट हो, कि जो इन्वेस्टिगेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होने की वजह से, प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस के अंदर है हायर कोर्ट्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कन्विक्शन रेट पुअर होने का, अनसाइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से क्रिमिनल को यहाँ पे कन्विक्ट नहीं करवाया जा सकता। तो इसके रिगार्डिंग में कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो आपको लॉ कमीशन का रिकमेंडेशंस पता होनी चाहिए। लॉ कमीशन के अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में एक पर्सन है प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके द्वारा पुलिस रिफॉर्म के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो किए गए हैं।
तो स्टूडेंट प्रकाश सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऑब्जर्व किया गया था, कुछ पुलिस रिफॉर्म की बात की गई थी वहां पे, जिसके अंदर कहा गया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, एक पुलिस का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कंट्री के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, इंटरनल अफेयर्स है, उनको मेंटेन करना, और इसके अलावा जो क्राइम्स हैं इंटरनल पार्ट के अंदर में, उन क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन करना। तो लॉ एंड ऑर्डर को एंड इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, इनको बेसिकली दोनों को सेपरेट करने की जरूरत है, दोनों को यहाँ पे सेपरेट करने की जरूरत है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे सेपरेट मैनुअल को डेवलप करने की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव में। आप देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे मैनुअल है, तो यहाँ पे क्रिमिनल के इन्वेस्टिगेशन का भी एक मैनुअल होना चाहिए, जिसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से कैरी आउट करनी है, साइंटिफिक जो आपको इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू यहाँ पे आप कन्विक्शंस है उनको यहाँ पे इंक्रीज कर सको। तो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस है, प्रकाश सिंह केस है, लॉ एंड ऑर्डर को और इन्वेस्टिगेशन को सेपरेट करने की यहाँ पे बात की गई है इस एडिटोरियल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रकाश सिंह केस के बारे में ही स्टूडेंट, 2006 का ये केस है प्रकाश सिंह, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई थी। आप देखिए कि प्रॉपर वे में यहाँ पे जो एसपी हैं, एसएचओ हैं एंड डीजीपी हैं, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं किसी भी स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन है, एसपी हैं, और लोकल लेवल पे कौन है, एसएचओ स्टेशन हेड ऑफिसर जो हैं। तो इनका जो टेन्योर है वो फिक्स हो, मिनिमम 2 ईयर का इनको टेन्योर दिया जाए, जिससे कि ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी है उनको कैरी आउट करें। आप देखिए कि डीजीपीज के रिगार्डिंग में, जो डीजीपी हैं स्टेट के, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं ना, इनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अभी रिफॉर्म हुआ है। सेंटर के द्वारा 5 लोगों का एक लिस्ट भेजा जाता है, सॉरी स्टेट के द्वारा, क्योंकि पुलिस तो स्टेट का काम है। फिर उसके द्वारा यूपीएससी के द्वारा उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, और यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू लेने के बाद में उन लोगों में 3 लोगों का जो लिस्ट है वो बताया जाता है, और स्टेट के द्वारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन 3 पीपल्स में किसी एक पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट करे डीजीपी के रूप में। वैसे तो आपको जो हायर पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अफिनिटी या पॉलिटिकल जो उनका लीडर का जिस तरीके से कोई ना कोई कनेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से उनको अपॉइंटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो लिटिल बिट रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग में 2018 में डीजीपी अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुलिस कंप्लेंट के बारे में भी यहाँ पे बात की गई थी। प्रकाश सिंह केस में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने की बात की गई। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी क्या है कि काफ़ी जगह पुलिस के द्वारा जो एट्रोसिटीज़ हैं वो कैरी आउट की जाती हैं, तो उसको यहाँ पे किस तरीके से किसके द्वारा सुना जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में हमने बात किया, प्रकाश सिंह केस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है, वेपन्स का अपग्रेडेशन की बात की गई है, पुलिस कमीशंस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात। तो काफ़ी सारे ऐसे रिकमेंडेशन है 5-6 जो प्रकाश सिंह केस की एक इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 1975 के समय इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स मैड्रिड के अंदर में, मैड्रिड के अंदर है इसका हेडक्वार्टर है। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन के अंदर में है मैड्रिड। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि UNWTO है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा गुजरात का एक विलेज है, गुजरात का विलेज के नाम को आपको पता होना चाहिए, धोर्डो इस विलेज का नाम है, विलेज का नाम है धोर्डो, धोर्डो इस विलेज का नाम है। कहाँ पे है, कच्छ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में, क्योंकि आप देखिए कि गुजरात के अंदर रण ऑफ कच्छ है, रण ऑफ कच्छ है या रण ऑफ फेस्टिवल जो गुजरात का है वो सेलिब्रेट किया जाता है इसी विलेज के अंदर में। तो इसको अपनी लिस्ट के अंदर शामिल किया है टूरिज्म विलेज के पर्सपेक्टिव से। क्या इंडिया के अंदर और भी विलेज हैं जो टूरिज्म विलेज का पार्ट हुआ करते थे? तो लास्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी सारे ऐसे विलेज हैं जिनको शामिल किया गया है बेस्ट विलेज के रूप में, टूरिज्म विलेज के रूप में, जिसमें आपको एक विलेज देखने के लिए मिलेगा पोचामपल्ली। पोचामपल्ली विलेज 2-3 चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक तो पोचामपल्ली आपको साड़ी पता होनी चाहिए। पोचामपल्ली विलेज के बारे में आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो विनोबा भावे के द्वारा जो भूदान आंदोलन चलाया गया था ना आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में, भूदान क्या था कि बेसिकली आपका जो ज़मीन है उसको कुछ पार्ट आप डोनेट कीजिए। अगर आपके पास एक सीलिंग लगा दी गई, सीलिंग लगा दी गई कि आपको 100 जो यहाँ पे बीघा है या कोई भी यूनिट है उसके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा आपके पास ज़मीन है वो नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स उस ज़मीन उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो वो आपको डोनेट करनी होगी। और शेड्यूल कास्ट के जो पर्सन्स हैं, जो ऐसे पर्सन्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको ज़मीन यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी भूदान आंदोलन के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। फिर उसके बाद में ग्रामदान आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, तो पोचामपल्ली विलेज से ये स्टार्ट हुआ। लाडपुर खास नाम का एक विलेज है, एक लाडपुर खास नाम का विलेज है जिसको भी शामिल किया गया था UNWTO के द्वारा। लाडपुर खास कहाँ पे है स्टूडेंट?
लाडपुर खास है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ विलेज है, इसके अंदर खोनोमा नाम का एक विलेज है नागालैंड का, जिसको ग्रीन विलेज का एक स्टेटस है। तो आपको खोनोमा खोनोमा ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने शेयर की है, इनका जो लिस्ट आप उसके अंदर विजिट करके देखना बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो गगनयान मिशन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो उसका जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट है उसको आज लॉन्च किया गया है स्टूडेंट। सुबह 8 बजे उसको लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा के लिए लॉन्च किया गया है। क्रू एस्केप जो प्लान है उसके परस्पेक्टिव में उसका टेस्टिंग किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गगनयान मिशन, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में। एमजी नरेगा के बारे में अगर हम बात करें, तो वो हमारे जो मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर, उनके द्वारा कहा गया है। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई वहाँ पे बेसिकली फंड का क्रंच हो या फंड की कमी हो एमजी नरेगा के रिगार्डिंग में। एमजी नरेगा एक डिमांड ड्राइवन एक स्कीम है, जिसके अंदर जो डिमांड होती है उसके पर्सपेक्टिव उनके द्वारा कुछ काम दिया जाता है, कुछ स्किल बेस उनको वर्क करना होता है, और उस वर्क के अंदर में उनके द्वारा जो गांव के आसपास का जो 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसी के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। उस रेडियस के अंदर में जैसे कि चेक डैम को बनाना, कोई ना कोई वर्क उनके द्वारा कैरी आउट करना। और आप देखिए कि वहाँ जो सरपंच हैं उनके द्वारा अगर यहाँ पे जो चेक डैम्स हैं या कुछ ऐसे यहाँ पे जो डैम्स के रूप में पॉन्ड्स को यहाँ पे क्रिएट किया जाए, तो वो बेसिकली ग्राउंड लेवल को इंक्रीज करने में, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी जो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि एमजी नरेगा के अंदर में बेसिकली यहाँ पे जो फंड है उसका क्रंच है, फंड हमको जो नहीं दिया गया है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एमजी नरेगा के बारे में, 2005 के समय लॉन्च हुआ। पहले नरेगा इसका नाम हुआ करता था, बाद में महात्मा गांधी नाम इसके अंदर ऐड किया गया। काम यही है कि बेसिकली यहाँ पे लोकल लेवल पे विदाउट एनी स्किल आपको जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देगा 100 डेज इसके अंदर हुआ करता था। कुछ स्टेट्स के अंदर वेरिएशन भी है, कुछ स्टेट 150 डेज का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो आप देखिए कि 100 डेज का मिनिमम आपको एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाएगा आपके घर के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में। 100 डेज कंप्लीट ईयर के अंदर में आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इतना आपको काम मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एमजी नरेगा गगनयान। ये जो विलेज है धोरडा विलेज है, जो कच्छ का पार्ट है, जो यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा शामिल किया गया है। इन्वेस्टिगेशन है, आर्टिकल 25 है, पुलिस कमेमोरेशन डे है। इसके अलावा निषाद जी हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इरेडिकेशन के बारे में हमने निषाद जी के बारे में अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट बेसिकली वो कम्युनिटी हैं जो बोटर्स से रिलेटेड हैं, जो आपको रिवर के आसपास का जो वर्क है उससे रिलेटेड जो पर्सनस हैं, उससे रिलेटेड कम्युनिटी को निषाद के नाम से हम भगवान निषाद के जो डिसेंडेंट्स हैं उनके रूप से जानते हैं। मैनुअल स्कंजिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया इजराइल एंड कनाडा के पर्सपेक्टिव से जो इन्फॉर्मेशन है। आरआरटीएस के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं पीएम सर के द्वारा अपने जो स्पीच है उसके अंदर कहा गया था। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अभी जो रिसेंटली गंगा के अंदर में जो रिवर गंगा है उसके अंदर वाराणसी टू हल्दिया जो रिवर क्रूज है जिसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा ऑनरेबल पीएम के द्वारा इंडिया के कुछ अचीवमेंट है, जिसमें 5G का भी नाम इन्होंने लिया था। इन्होंने इंडिया का जो चंद्रयान 3rd मिशन है, जो शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम दिया गया है, उसके बारे में भी मेंशन किया है पीएम सर के द्वारा कि कैसे हमारा पिछले कुछ दिनों से डेवलपमेंट रहा। क्रूज के अंदर में आप देखें कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी जो फेरी है वो स्टार्ट की गई है रिसेंट समय में टूरिज्म को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में। तो ये कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।